तो यहां पर हमने बहुत बेहतरीन तरीके से जाना कि किस प्रकार पृथ्वीराज सिंह चौहान हार जाते हैं और मोहम्मद गौरी जीत जाता है। पिछली बार की क्लास में हमने बहुत अच्छे से समझ लिया। अब भाई मोहम्मद गौरी जीत गया है और भारत में दिल्ली सल्तनत या दिल्ली की गद्दी पर आकर बैठ गया है। अब दिल्ली की गद्दी पर जब मोहम्मद गौरी बैठ जाता है तो बैठने के साथ साथ ये न केवल बैठता, ये मैप आप देख रहे होंगे, मोहम्मद गौरी अफगानिस्तान का एक तुर्की समुदाय का व्यक्ति था। तो तुर्की समुदाय का व्यक्ति था मोहम्मद गौरी, जिसने अटैक किया भारत के ऊपर और दिल्ली सिंहासन पर आकर बैठ गया। अब जब मोहम्मद गौरी यहां बैठ गया तो मोहम्मद गौरी के रहे 4 गुलाम। कितने गुलाम? 4। बड़ी मजेदार क्लास है, मजा आ जाएगा आपको। पूरा इतिहास ऐसा समझा दूंगा कि आनंद आ जाएगा आपको। देखिए यहां इसके 4 गुलाम थे। 4 गुलामों में एक गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या नाम था इसका? खोलना जरा गेट, कौन है भाई? कुतुबुद्दीन ऐबक। अब कुतुबुद्दीन ऐबक जो था ये मोहम्मद गौरी का बहुत खास गुलाम था। मोहम्मद गौरी का बहुत खास गुलाम। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी के पास आता कैसे है? तो पहले हम कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ेंगे। भाई कुतुबुद्दीन ऐबक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक सुनो ध्यान से। कुतुबुद्दीन ऐबक तुर्किस्तान, ये कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान यहां पर आप देख रहे होंगे, ठीक है? ये देखिए इस क्षेत्र में पड़ता था तुर्किस्तान, अभी अलग अलग हो गया है। तो यहां पर कुतुबुद्दीन ऐबक पैदा हुआ और जब यहां पर वो पैदा हुआ तो यहां से इस कुतुबुद्दीन ऐबक को मम्मी पापा ने बोला इससे कि चल बेटा अपन कहां चलते हैं? मेले में। मेला दिलों का आता है, एक बार आके चला जाता। तो वहां थी रूपा। कौन थी? तो रूपा में उलझ गए कुतुबुद्दीन ऐबक, तो परिवार से बिछड़ गए। परिवार से बिछड़ गए तो एक व्यक्ति ने इसको पकड़ लिया और पकड़कर कहां ले आया? अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान में उस समय एक बाजार लगता था, उस बाजार का नाम था निसापुर का बाजार। और निसापुर के बाजार में लाके कुतुबुद्दीन ऐबक को उस व्यापारी ने बेच दिया। और जिस व्यक्ति ने कुतुबुद्दीन ऐबक को खरीदा उस व्यक्ति का नाम था काजी फखरुद्दीन। क्या नाम था? यहां पर लिख दे रहे हैं काजी फखरुद्दीन। अब मेरे बेटा यहां बात बिल्कुल ध्यान से समझो कि काजी फखरुद्दीन नाम का एक व्यक्ति जो खरीद लेता है कुतुबुद्दीन ऐबक को बाल्यकाल में ही। अब कुतुबुद्दीन देखो पहले इंसानों को खरीद लेते थे क्योंकि उस समय दास प्रथा थी। दासों को आप खरीद सकते हो, बेच सकते हो, जो चाहे उनसे वो करा सकते हो। दास इंसानों को बेचा जाता था। अब दास प्रथा पर प्रतिबंध लग गया है, ठीक है? तो यहां पर कुतुबुद्दीन ऐबक को काजी फखरुद्दीन खरीद लेते हैं और काजी फखरुद्दीन इसको खरीदने के बाद इसका लालन पालन यही करते हैं, ठीक है? बेटे जैसा रखते हैं आप। और बेटे जैसा रखने के साथ साथ काजी फखरुद्दीन और क्या करते हैं? काजी फखरुद्दीन बेटे जैसा रखने के साथ साथ इसको तलवारबाजी सिखाते हैं और घुड़सवारी सिखाते हैं। घुड़सवारी, भैया तू घोड़े चलाना सीख जा, तलवार चलाना सीख जा। तीरंदाजी भी सिखाते हैं, तीरंदाजी, ठीक है? ये सारे गुण कुतुबुद्दीन ऐबक काजी फखरुद्दीन के साथ सीख लेता है। भाई टैलेंटेड लड़का था, बड़े सुरीले अंदाज में ये कुरान का पाठ करता था। किसका पाठ करता था? कुरान का पाठ पढ़ता था। अब कुरान क्या है भाई? कुरान एक पवित्र ग्रंथ है इस्लाम धर्म का, ठीक है? पैगंबर मोहम्मद साहब पढ़ा चुका हूं, इसका इतिहास में पूरा पढ़ा चुका हूं कि कुरान कैसे आई, पैगंबर मोहम्मद साहब कौन थे, है ना? तो ये कुरान जो है पवित्र धर्म है जिसका बहुत अच्छे सुरीले अंदाज में अनुवाद करना और पढ़ने का काम करता था यही कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसको खरीदा फखरुद्दीन ने। अब भैया बढ़िया तरीके से कार्यक्रम चल रहा था, 2 रोटी वक्त पे मिल रही थी। किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को, क्योंकि अब इसके माई बाप थे, वो कौन थे? काजी फखरुद्दीन। अब इसके जीवन में बदलाव आता है, इसके जीवन में दुखों का भंडार आता है कि काजी फखरुद्दीन मर जाते हैं, इनकी डेथ हो जाती है। अब काजी फखरुद्दीन जब डेथ होती है इनकी, तो काजी फखरुद्दीन के जो लड़के रहे वो लड़कों ने क्या किया? कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ जुल्म करना चालू कर दिया। अभी तक जो अच्छे से जी रहा था, कोई उसका माई बाप था, उसको खिला रहा था, पिला रहा था, लेकिन अब वो व्यक्ति मर जाता है, उसके लड़के इसके ऊपर जुल्म करते हैं क्योंकि खुन्नस भरी थी कि साले हम उनके सगे बेटे थे और तू खरीदा हुआ था, उसके बाद तुझसे ज्यादा प्रेम करते थे और हमसे प्रेम नहीं करते थे, तो अब वो मर गए, अब हमसे निपट ले। अब ये तो बेचारा गुलाम था। तो इसके जीवन में दुख आता है। अब देखो हमेशा दुख आएगा तो सुख भी आएगा। देखो आप कितनी बड़ी इसकी जिंदगी में बदलाव होने वाला है। ये बड़ा तकलीफ में रहा, फिर इसके
लड़कों ने, किसके, काजी फखरुद्दीन के लड़कों ने कुतुबुद्दीन ऐबक को फिर से बेच दिया। इस बार उसे खरीदा मोहम्मद गौरी ने। मोहम्मद गौरी ने जब इसे खरीदा तो मोहम्मद गौरी ने इसको खरीदने के बाद इसके गुणों के ऊपर जब प्रकाश डाला, इसको देखा, तो मोहम्मद गौरी को इसमें बहुत सारी चीजें दिखी। ईमानदार था ये व्यक्ति, बहादुर था, स्वाभिमानी था और बलशाली था, पराक्रम था इसके अंदर, बुद्धिमान था ये व्यक्ति। तो इन सभी गुणों को देखकर मोहम्मद गौरी, जो भारत में अटैक किया था मोहम्मद गौरी ने, जिसने पृथ्वीराज चौहान के साथ लड़ाई की थी, उस मोहम्मद गौरी ने इस कुतुबुद्दीन ऐबक को आमीर ए आखूर नाम के पद पर नियुक्त कर दिया। अब आमीर ए आखूर क्या है मेरे बच्चे? आमीर ए आखूर एक पद है। ये पद का मतलब होता है कि जितनी भी घुड़सवार सेना है उसका सेनापति तू, अस्तबल प्रधान। घोड़े को जहां बांधते हैं वो जगह क्या कहलाती है? अस्तबल। और बाप रे, इसके बाद तो भैया देखो, अब इतना बड़ा सेनापति बन गया है, बहुत बड़ा पद होता था आमीर आखूर। तो कुतुबुद्दीन ऐबक बिल्कुल अब उसकी जिंदगी में बदलाव आना चालू हुआ। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी क्षमता से ज्यादा काम किया और 1192 में एक युद्ध हुआ था, आपको याद होगा, तराइन का द्वितीय युद्ध। इस तराइन के द्वितीय युद्ध में जीत गया था मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान से। उसका सबसे बड़ा कारण था कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने बुद्धिमानी बहुत लगाई थी और जयचंद ने गद्दारी कर बैठा था। तो उसमें कुतुबुद्दीन ऐबक का बहुत बड़ा रोल रहा भारत को जीतने में 1192 में। तो ये चीज जब मोहम्मद गौरी ने देखी तो मोहम्मद गौरी का दिल और गार्डन हो गया। उसके बाद 1197 में एक और लड़ाई लड़ी। 1197 में गुजरात के ऊपर इसने अटैक किया, अन्हिलवाड़ा को खूब लूटा। अन्हिलवाड़ा को इसने खूब लूटा। अन्हिलवाड़ा 1197 में अन्हिलवाड़ा के ऊपर कुतुबुद्दीन ऐबक ने अटैक किया था चालुक्य वंश के राजा भीम द्वितीय के ऊपर। हालांकि कर कुछ नहीं पाया उनका, अटैक ऊपरी हिस्से से अटैक करके निकल गया, लेकिन लूटपाट कर दी थी इसने, गलती कर दी थी। अब 1197 में एक पॉइंट को पिन कर लेना, थोड़ी देर के लिए दिमाग में रख लेना, वो चीज भी आपको समझाऊंगा कि इसी 1197 में जब इस हिस्से पर अन्हिलवाड़ा पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने अटैक किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन? मोहम्मद गौरी का गुलाम। तो इसी समय कुतुबुद्दीन ऐबक को एक व्यक्ति मिला था जिसका नाम था इल्तुतमिश, और इल्तुतमिश को खरीद लिया किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक। ध्यान रखना, कुतुबुद्दीन ऐबक को किसने खरीदा? मोहम्मद गौरी। और मोहम्मद गौरी ने जब कुतुबुद्दीन ऐबक को खरीदा और कुतुबुद्दीन ऐबक अन्हिलवाड़ा पर अटैक किया और यहां से खरीद लिया इल्तुतमिश को, तो इल्तुतमिश किसका गुलाम हो गया? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक, यहां तक की बात समझ में आ गई। उसके बाद 1205 में, 1205 और 1206 के दशक की बात कर रहे हैं, इस दौरान मोहम्मद गौरी अटैक करता है भारत की खोखर जाति के ऊपर। कौन के ऊपर? खोखर के ऊपर अटैक करता है। तो ये अटैक में भी बड़ी भूमिका निभाता है कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। इल्तुतमिश को छोड़ दीजिए, इल्तुतमिश को अभी खरीद लिया गया है, अब आगे कुछ नहीं करना। तो मैंने कहानी ये बताई कि मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को खरीदा, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी क्षमता से ज्यादा काम किया। 1192 का तराइन का युद्ध जिताया मोहम्मद गौरी को, अन्हिलवाड़ा को लूटा, खोखरों के विरुद्ध 1205-1206 के आसपास में अटैक किया, तो उसमें भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने बड़ी भूमिका निभाई। अब बात यह आती है कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक नाम का व्यक्ति है, यहां आप इसका इतिहास पढ़ेंगे, हम पूरा अच्छे से जानेंगे इसको कि इसने क्या क्या किया। तो बेटा कुतुबुद्दीन ऐबक नाम का जो व्यक्ति था वो मोहम्मद गौरी, किसका बेटा? मोहम्मद का बहुत खास हो चुका था, क्योंकि मोहम्मद गौरी के लिए वो अपनी क्षमता से ज्यादा काम कर रहा था, हाँ या ना? तो मोहम्मद गौरी का कोई लड़का नहीं था, कोई संतान नहीं थी। तो मोहम्मद गौरी भारत में, कहां पर बेटा? भारत में 1206 में खोखर जाति के ऊपर आक्रमण करने के बाद, जीतने के बाद वापस चला जाता है मोहम्मद गौरी। कहां पर चला जाता है? गजनी। कहां चला जाता है? गजनी। अब मोहम्मद गौरी वापस लूट गया और यही गजनी में जाकर पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया था, जिसने पृथ्वीराज चौहान ने इसको मार दिया था चंद्रबरदाई की सहायता से, मैंने पढ़ाया था आपको। अब 1206 में भारत के जितने भी
विजित प्रदेश थे। विजित प्रदेश अर्थात जो जीते गए प्रदेश हैं। इन जीते गए प्रदेशों को ध्यान रखिएगा, इन जीते गए प्रदेशों को सौंप दिया मोहम्मद गौरी ने, किसे? कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक के 2-3 लोग और भी खास थे। चलिए आइए हम देखते हैं कौन कौन। मोहम्मद गौरी के 2-3 लोग और भी खास थे। कौन कौन खास थे? देखो, एक तो बेटा कुतुबुद्दीन ऐबक खुद है, ठीक है, और एक व्यक्ति था यालदोज, और एक व्यक्ति और था कोबाचा, और एक व्यक्ति और था बख्तियार खिलजी। कौन था? बख्तियार। ठीक है, तो ये मोहम्मद गौरी के बड़े खास रहे, लेकिन सबसे खास कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो भारत का ये जो हिस्सा है जो जीता था, ये सौंप दिया कुतुबुद्दीन ऐबक को, दिल्ली वाला क्षेत्र। ठीक है, अब यहां पर तो ये पाकिस्तान है, और पाकिस्तान के ऊपर यहां देखेंगे तो कौन है? अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान में इस जगह पर जो गजनी, जो राजधानी रही थी मोहम्मद गौरी की, उस गजनी को सौंपा, किसको सौंपा? यालदोज। तो यालदोज ने क्या संभाला? गजनी। ध्यान रखिएगा बेटा। और आगे अगर मैं बात करूं, गुजरात वाला जो पूरा क्षेत्र था, ये किसने संभाला? कोबाचा। किसने संभाला? कोबाचा। और ये बंगाल, बिहार और उड़ीसा वाला क्षेत्र किसने संभाला? बख्तियार खिलजी। बताएं, दिल्ली की सल्तनत और पाकिस्तान का लाहौर क्षेत्र कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। गजनी कौन? यालदोज। बंगाल, बिहार, उड़ीसा बख्तियार खिलजी। और ये गुजरात वाला क्षेत्र, बहुत बढ़िया, शानदार, मजा आ गया भैया। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को भाई जब यहां पर इस जगह ये पूरा साम्राज्य देकर चला जाता है मोहम्मद गौरी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को ये लाहौर की जनता बड़ा पसंद करती है, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने मोहम्मद गौरी की बहुत सहायता करी। साहसी भी था, ईमानदार भी था, बुद्धिमानी भी था, ताकतवर भी था। तो लाहौर की जनता ने इसे अपना राजा बनाने का प्रयास किया और कहा कि भैया तुम राजा बन जाओ, यहाँ के सम्राट बन जाओ, सुल्तान बन जाओ। तो कहानी ये कुछ इस प्रकार से होती है मेरे दोस्त, कि इसको किसको किसको कुतुबुद्दीन ऐबक को 24 जून के दिन 1206 में लाहौर की गद्दी पर बिठा दिया जाता है। कहां की? और कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर को ही क्या बना लेता है? राजधानी। उस समय भारत की राजधानी क्या रही? लाहौर। लेकिन गद्दी पर जरूर बैठ जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी के जाने के बाद, लेकिन अपने आप को राजा घोषित नहीं करता, सुल्तान नहीं बोलता। एक उपाधि देता है, मालिक ए सिपह सालार। मालिक ए सिपह सालार, ये उपाधि अपने आप को दे देता है मेरे बच्चे। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, मालिक ए सिपह सालार। इसका अर्थ यह है कि मेरे मालिक मोहम्मद गौरी है, मैं उनका गुलाम हूं, गद्दी पर जरूर बैठा हूं, लेकिन गद्दी के राजा कौन रहेंगे? अब यहां पर एक बात सुनिए, ना तो इसने खुतबे पढ़वाए। खुतबे का मतलब क्या होता है? प्रशंसा पत्र। कि भाई उस समय पर खुतबा कैसे कहते थे? कि अपने आप की प्रशंसा करना, समझ रहे हो कि नहीं? तो खुतबे उतबे इसने नहीं पढ़वाए, और ना ही अपने आप को इसने क्या करा? सम्राट घोषित किया। इसने अपने आप को कौन सी उपाधि से संतुष्ट रखा? अरे बताएं, खुतबे पढ़वाए क्या? आप खुद तो क्या ये अपने नाम के, खुद के नाम के सिक्के चला सकता है क्या? अरे नहीं चला सकता है ना भाई। चलिए, तो ये गद्दी पर क्या हो जाता है मेरे बेटा? बैठ जाता है। लेकिन गद्दी पर बैठने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक के सामने कुछ समस्याएं आ जाती हैं। देखिए समस्याएं कौन सी आ जाती हैं कि भैया देखो, एक तो ये यालदोज है जो अब दुश्मन बन जाए, क्योंकि यालदोज खुद भी चाहेगा कि मैं यहां से जाकर कहां पर अटैक कर दूं, सॉरी, यहां पर जाकर कहां पर अटैक कर दूं? लाहौर पर अटैक कर दूं। ये लाहौर है जो राजधानी रही, तो यालदोज भी अटैक करने की कोशिश करेगा। अच्छा, ये जो कोबाचा है, ये गुजरात में बैठा, ये भी अटैक करने की कोशिश करेगा। और एक और गयासुद्दीन महमूद, ये तो यहां से खत्म हो जाती है इसकी कहानी, में पिछली क्लास में पढ़ा चुका हूं, बख्तियार खिलजी की। एक और व्यक्ति था यहीं पर, मोहम्मद गौरी का भतीजा गयासुद्दीन महमूद। गयासुद्दीन महमूद, मेरे बेटा गयासुद्दीन महमूद, ये कौन रहा? ये रहा कौन? मोहम्मद गौरी का भतीजा। तो ये भी चाहेगा कि मैं कहां पर अटैक कर दूं? लाहौर पर, भारत की गद्दी हथियाने के लिए। ठीक है बेटा। अब लाहौर की गद्दी पर कौन बैठा है? कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन समस्याएं 3 हैं।
तो कुतुबुद्दीन ऐबक बड़ी समझदारी से इन तीनों को अपनी तरफ करने की कोशिश करता है। याल्दोज जो यहां पर बैठा है इसका दामाद बन जाता है, मतलब इसकी लड़की से शादी कर लेता है। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक दामाद बन जाता है याल्दोज का। और ये नीचे जो है कुबाचा, ये कुबाचा का बन जाता है बहनोई। मतलब इसने वैवाहिक संबंध स्थापित किए और वैवाहिक संबंध स्थापित करने के साथ साथ इनको सबको अपनी ओर आकर्षित कर लिया, अपनी तरफ मिला लिया। गयासुद्दीन तुगलक को हाथ पैर जोड़ के मना लेता है कि बाबूजी हम आपके ही तो गुलाम हैं। इस प्रकार कुतुबुद्दीन ऐबक शांति से कार्यक्रम चला रहा था, लेकिन फिर अटैक मार देता है। कौन? याल्दोज। याल्दोज क्या कर देता है? याल्दोज अटैक मार देता है। किसके ऊपर अटैक मार देता है बेटा? कुतुबुद्दीन ऐबक के ऊपर। कुतुबुद्दीन ऐबक तो तैयार था कि आ जाओ भैया, या तो आप अच्छे से मान जाओ या तो हम अपनी तरफ से तैयारी करेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक एकदम तैयार था। कुतुबुद्दीन ऐबक याल्दोज को हरा देता है और यहां से जाके अटैक कर देता है किसके ऊपर? गजनी के ऊपर। गजनी को भी जीत लेता है और गजनी की गद्दी पर भी बैठ जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो अब भारत की सत्ता भी इसके पास और अफगानिस्तान की सत्ता भी इसके पास। लेकिन यहां पर कहानी ये गड़बड़ हो जाती है कि गजनी के जो जनता थी वो जनता ने इसका विरोध किया, आंदोलन चालू हो गया और इसे गद्दी छोड़ना पड़ा और वापस ये याल्दोज को गद्दी सौंपकर यहाँ भारत आ गया। ठीक है, लेकिन उसके बाद फिर याल्दोज ने कभी भारत पर आक्रमण नहीं किया। इतनी बात आपको समझ में आई। अब इसके बाद एक बात और सुनिए कि अन्हिलवाड़ा के युद्ध में मैंने आपको पढ़ाया था कि भैया इसने खरीदा था किसी व्यक्ति को जिसका नाम था इल्तुतमिश। ठीक है, तो इसका एक काम और होता है कि ये 1197 में एक युद्ध लड़ता है। इस युद्ध का नाम होता है अन्हिलवाड़ा का युद्ध और इसी युद्ध में खरीद लेता है किसे? इल्तुतमिश। तो अब मेरी एक बात सुनिए जरा ध्यान से। कुतुबुद्दीन ऐबक की अकस्मात मृत्यु हो जाती है। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु क्यों हो जाती है? क्योंकि कुतुबुद्दीन जो ऐबक था ये घोड़े पर बैठ के पोलो खेल रहा था। क्या खेल रहा था? पोलो। पोलो मतलब एक स्टिक होती है छड़ी जिससे एक बॉल को मारते हैं, वो एक गड्ढे में जाकर गिर जाती है। ठीक है, तो उस घोड़े के ऊपर बैठकर पोलो खेलते समय ये घोड़े से गिर जाता है, तो इसकी रीढ़ की हड्डी में चोट के कारण इसकी मौत हो जाती है। तो जब इसकी मौत हो जाती है तो अब भैया लाहौर की गद्दी पर बैठने वाला व्यक्ति कौन? कोई है ही नहीं। तो अब ये मर गया। अब इसकी कुछ खास चीजें सुनो, उसके बाद हम लाहौर की गद्दी पर अगला व्यक्ति कौन बैठेगा वो बताएंगे। इसकी कुछ खास चीजें ये सुनो कि इसने क्या किया था। ये कुरान का पाठ बड़े अच्छे से पढ़ता था, ये बात मैं आपको पढ़ा चुका हूं। तो इसे उपाधि कौन सी दी गई थी? कुरान खान। हाँ, दूसरी चीज और सुनो, ये लाखों रुपए का दान कर देता था। गरीब था, इसने गरीबी देखी थी, तो कोई इससे अगर कुछ मांगता था तो लाखों का दान करता था, इसलिए इसे लाख बख्श कहते हैं। क्या कहते हैं? लाख बख्श कहते हैं। लाख बख्श की जगह पे बेटा एक और शब्द आ सकता है, पीर बख्श। क्या नाम आ सकता है? तो इसे पीर बख्श के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है कि नहीं? अब इसे एक उपाधि और दी गई है जिसका नाम है हातिम ताई। कौन सी उपाधि? मिनहाज उल सिराज नाम के लेखक हैं जिनकी एक पुस्तक है तबकात ए नासिरी, पढ़ा चुका हूं। तबकात ए नासिरी, मिनहाज उल सिराज इसके लेखक हैं। इन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक को इस पुस्तक में हातिम ताई की उपाधि दी है या हातिम ताई की क्या दी है? संज्ञा दी। इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? अरे हाँ, अब एक बात और सुनिए। इतनी कहानी आपको समझ में आ गई। अब ये मर गया, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक की जब डेथ होती है तो उसके समय पर भारत में किस प्रकार की संस्कृति का उद्भव होता है? ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के समय पर भारत में दो चीजें आई, एक मेहराब और एक गुंबद। आपने देखा होगा जो इमारतें रहती हैं भारत में वो अलग अलग प्रकार की रहती हैं। तो इसने क्या किया, अधिकतर जो भारत की जैसे कुछ मंदिर हुए या कुछ विद्यालय हुए तो उनको तुड़वाकर उनके ऊपरी जो छज्जा होता है हिस्सा, उस पे इस तरह से उसने किसका निर्माण कराया? गुंबद का। तो ये आकृति आप कहीं भी देखोगे गुंबद की, भारत में संस्कृति कुतुबुद्दीन ऐबक के समय से आई, ये प्रश्न बन जाता है। ठीक है, दूसरी चीज आर्किटेक्चरल में इसने एक और परिवर्तन किया, मेहराब का निर्माण। किसका निर्माण? मेहराब। इस प्रकार से जो आकृति या डिजाइन आप देखते हो इसे हम क्या कहते हैं? मेहराब। ठीक है, तो भवनों का इस प्रकार से भी इसने डिजाइन तैयार कराया। तो गुंबद और मेहराब दोनों ही भारत में कब आए? किसके समय पर आए? कुतुबुद्दीन ऐबक के समय। ठीक है, अब यहां पर इसने कौन कौन सी चीजों का निर्माण करवाया वो देखिए। सबसे पहले इसने भारत में एक मस्जिद का निर्माण करवाया जिसका नाम था कुव्वत
उल इस्लाम मस्जिद। क्या बोलेंगे? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। ये मस्जिद कहां पर पड़ती है बेटा? दिल्ली में। कहां पड़ती है? दिल्ली में। तो मेरी एक बात सुनिए, भारत की प्रथम मस्जिद कौन सी है? ये क्वेश्चन बन सकता है, यहां पर हम आईएमपी भी डाल रहे हैं। बताएं भारत की पहली मस्जिद कौन सी है? हाँ या ना? तो ये जमीन से नींव बना के नहीं इसको बनाया गया, ये जैन मंदिर हुआ करता था, कुव्वत उल इस्लाम मंदिर। इससे पहले ये जैन मंदिर हुआ करता था और वैष्णव मंदिर। तो जैन और वैष्णव धर्म के मंदिर को तोड़वाकर एक मस्जिद बनवाई गई जिसका नाम क्या था? कुव्वत उल इस्लाम। वेरी गुड। अब यहां पर दूसरी चीज और देखिए, ये कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद जो इन्होंने बनवाई, इसके बाद इनके एक गुरु रहे जिनका नाम था कुतुब बख्तियार काकी। क्या नाम था? तो कुतुब बख्तियार काकी, यहां लिख देते हैं कुतुब बख्तियार काकी, कुतुब बख्तियार काकी। ठीक है, ये सब मैंने आपको पिछली क्लास में नहीं पढ़ाया था। ठीक है, आज पूरा डिटेल में पढ़ा रहा हूं, एक पूरी A to Z। कुतुब बख्तियार काकी इनके गुरु रहे, तो इनके सम्मान में इन्होंने एक मीनार बनवाई जिसका नाम था कुतुब मीनार। भारत की सबसे बड़ी मीनार कौन सी है? कुतुब मीनार। ठीक है, अब कुतुब मीनार में ध्यान से देखिएगा, कुतुब मीनार की इन्होंने संरचना प्रारंभ करवा दी और पहली मंजिल बनवा दी, पहली मंजिल बनवा दी। लेकिन कुतुब मीनार का निर्माण जब हो रहा था तो निर्माण के अधीन ही इनकी डेथ हो जाती है, तो ये काम यहीं पर रुक जाता है। तो इसके आगे अब काम को बढ़ाएंगे कौन? इल्तुतमिश। कौन बढ़ाएंगे? और इसमें कितनी मंजिल जोड़ेंगे? 3। कितनी मंजिल जोड़ेंगे? 3। तो ये पहली मंजिल किसने जोड़ी? कुतुबुद्दीन ऐबक। निर्माण को पूरा करवा दिया किसने? इल्तुतमिश ने। कितनी मंजिल हो गई? हाँ कि नहीं? अरे हाँ। तो कुतुब मीनार का निर्माण पूरा किसने करवाया? हाँ कि नहीं? अब इसके बाद कहानी यह होती है कि भारत में 1369 में जिस समय पर फिरोज शाह तुगलक का शासन होता है, ठीक है बेटा, इस समय पर फिरोज शाह तुगलक के समय पर इसके ऊपर बिजली गिर जाती है। ठीक है, बिजली गिरने के कारण ये पूरी क्षतिग्रस्त हो जाती है। तो इसकी मरम्मत 1369 में कराते हैं फिरोज शाह तुगलक, और ये 4 मंजिल में आखिरी एक मंजिल, अभी वर्तमान में कितनी मंजिल है? 5। तो ये 5वीं मंजिल भी जोड़ते हैं फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, अब आगे एक बात और सुनिए, 1505 में फिर ये क्षतिग्रस्त हो जाती है। तो 1505 में जब ये क्षतिग्रस्त हो जाती है तो सिकंदर लोदी इसका फिर से मरम्मत करवा देते हैं। हाँ या ना? अब 1505 के बाद 1803 में फिर इसे नुकसान पहुंचता है। तो जब 1803 में इसे जब नुकसान पहुंचता है तो एक ब्रिटिश अधिकारी थे जिनका नाम था रॉबर्ट स्मिथ। क्या नाम था? रॉबर्ट। वो इसका मरम्मत कराते हैं और साथ में इसके ऊपर एक छड़ी लगाते हैं जिसको हम कपोला कहते हैं। क्या कहते हैं? कपोला। एक टावर लगा देते हैं। बाद में इस टावर को निकाल के इसके साइड में लगा दिया गया है। ठीक है, तो ये रहा किसका इतिहास? कुतुब मीनार का। चलिए बताएं, कुतुब मीनार की पहली मंजिल कौन ने बनवाई? कुतुब। ऊपर की कंप्लीट निर्माण किसने कराया? इल्तुतमिश। आखिरी की 5वीं मंजिल किसने जोड़ी? 1505 में इसका जीर्णोद्धार किसने कराया? सिकंदर लोदी। इसके ऊपर कपोला किसने एडिट किया? अब याद रखिए 1993 में, बातें नहीं करो बेटा, 1993 में इसको, बेटा कुछ समस्या है क्या तुझे? हाँ राहुल, तेरे बगल में जो भैया बैठा है, एंटीना रॉबर्ट स्मिथ ने लगवाया था। अच्छा, तो उससे क्यों पूछ रहा था? मुझसे पूछ लेता। अच्छा, तुम इससे पूछ रहे थे, मतलब शर्म आनी चाहिए तुमको। 2 साल हो गया है पढ़ते हुए। 2 साल हो गया है कि 6 महीने? 6 महीने हुए हैं। हद की बात करते हो। देखो यहाँ अच्छे से मन लगा के पढ़ लो भैया, लग जाएगी नौकरी। कहाँ ध्यान रहता है? रॉबर्ट स्मिथ ने क्या कराया था? अब देखिए यार, देखो कुतुब मीनार इतना डिटेल में कौन पढ़ाता है भाई, थोड़ा ध्यान रखो इधर पूरा। अब इसके बाद यह कहानी क्या होती है कुतुब मीनार की? देखिए 1993 में इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। किसकी विश्व धरोहर में शामिल किया गया है? हाँ कि नहीं? अब यहां पर एक बात ध्यान से सुनिएगा, ये जो इमारत है ये किसके अवशेषों पर निर्मित है? ये लाल कोट। कौन सी इमारत थी इससे पहले? लाल कोट के अवशेषों पर या लाल कोट को तोड़कर बनाई गई इमारत है ये कुतुब मीनार। ठीक है, ठीक है।
अभी तक मतलब ये खुद से कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तोड़ फोड़ के बना रहे हैं, ठीक है। अब एक बात और सुनिए यहाँ पर कि कुतुब मीनार के विषय में अगर हम बात करें तो इसमें किन पत्थरों का प्रयोग हुआ है, तो इनमें प्रयोग हुआ है लाल और पीले पत्थर, ठीक है, लाल और पीले पत्थरों का प्रयोग इसमें हुआ, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं। अब एक बात और सुनिए, ये भारत में मैंने आपको पढ़ाया था कि एक बहुत शक्तिशाली शासक रहे चौहान वंश के, विग्रहराज चतुर्थ, ठीक है, चाहमान या चौहान वंश। तो विग्रहराज चतुर्थ, क्या बोलेंगे मेरे बच्चे, विग्रहराज चतुर्थ ने एक, सुनिए, एक विद्यालय बनवाया था जिस विद्यालय का नाम था संस्कृत विद्यालय। कौन सा विद्यालय, जिसको तोड़ दिया गया और इसी के ध्वंस अवशेष पर संस्कृत विद्या, इस पर बनाया गया 2.5 दिन का झोपड़ा। कौन सा बेटा, 2.5 दिन का झोपड़ा। कहां पर है ये, अजमेर। कहां पर है, 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। अब कुतुबुद्दीन ऐबक के शासन काल को, चूंकि देखिए वो मतलब शानदार तरीके से मिला के काम कर रहा था, किसी से लड़ नहीं रहा था, तो इसके शासन काल को कहते हैं कि इसके शासन काल में शेर एवं बाकी जितने भी जानवर रहे, हिरन, ठीक है, हिरन के साथ और क्या, बकरी, भेड़, सब एक ही घाट पर पानी पीते थे। मतलब इसका जो शासनकाल रहा ये बहुत शांत रहा। कैसा रहा, बात समझ में आ रही है कि नहीं। तो ये सब बातें समझ में आ गई आपको। आगे चलें तो ये तो है भैया कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक की दास्तान। अब एक बात और सुनिए जरा ध्यान से कि कुतुबुद्दीन ऐबक की जब डेथ हो जाती है तो इसका एक लड़का होता है जिसका नाम रहता है आराम शाह। कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ कब हुई थी, 1210। तो 1206 से 1210 4 साल शासन करता है कुतुबुद्दीन ऐबक। अब आराम शाह 1210 में दिल्ली क्या बोलते हैं, लाहौर की गद्दी पर बैठता है। लेकिन आराम शाह जो था ये इनका विवादित पुत्र था। विवादित पुत्र के साथ हम कह सकते हैं कि ये अवयस्क था। कैसा था, अवयस्क था, ये वयस्क नहीं था। ये साम्राज्य को संभाल कर चलाने वाले लोगों की जो शैली होती है वो शैली इसके अंदर थी नहीं। तो लाहौर के जो अधिकारी और वहां की जो प्रजा थी उन लोगों ने इसको गद्दी से हटाने का कोशिश किया और इल्तुतमिश, जिसकी हम बात कर रहे हैं, कौन की बात कर रहे हैं, इल्तुतमिश की हम बात कर रहे हैं। इल्तुतमिश को बोला कि भैया तुम आ जाओ। कहां आ जाओ भैया, तुम आ जाओ। कहां बैठ जाओ, गद्दी पर। ठीक है भैया। तो जो इल्तुतमिश था उस समय पर ये सूबेदार था कहां का, बदायूं का। बदायूं कहां पर पड़ता है, उत्तर प्रदेश। कहां पड़ता है, उत्तर प्रदेश। तो भारत में उत्तर प्रदेश में बदायूं का सूबेदार था कौन, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश की किस्मत खुल जाती है कि देखो यार कितना अच्छा मतलब टाइम आया मेरे जीवन में। तो इल्तुतमिश भी देर नहीं करते हैं और जाकर गद्दी पर बैठने का प्रयास करते हैं और गद्दी पर बैठ भी जाते हैं। ठीक है। अच्छा, गद्दी पर कैसे बैठ गए, ये तो गुलाम थे, गुलाम गद्दी पर कब से बैठ गए। देखिए, जब कुतुबुद्दीन ऐबक गद्दी पर बैठा तो उसने गुलाम वंश की स्थापना करी 1206 में। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में दो चीजें और ध्यान रखना है आपको। यहां पर देखिए, वापस उसी स्लाइड पर चल जाते हैं। ठीक है, ये रही कुतुबुद्दीन ऐबक। ध्यान रखिएगा बेटा, जब इन सब लोगों से जीत जाता है, कौन लोगों से, कोबाचा, याल्दोज, जीत जाता है, तो 1208 में ये एक खत लिखता है। और ये खत किसे लिखता है, गयासुद्दीन को। हाँ कि नहीं, कौन था वो, गयासुद्दीन महमूद, मोहम्मद गौरी का भतीजा। ठीक है, वो मालिक ही है, मालिक का भतीजा मतलब वो भी मालिक है। तो मालिक तो खत्म हो गए मोहम्मद गौरी। तो 1208 में कुतुबुद्दीन ऐबक एक खत लिखता है गयासुद्दीन महमूद को और बोलता है कि आप मुझे गुलामीता से मुक्त कर दीजिए। ठीक है। तो गयासुद्दीन महमूद जो मोहम्मद गौरी के भतीजे होते हैं वो इसकी दास्ता मुक्ति का जो पत्र है उसे स्वीकार करते हैं और इसे दास्ता मुक्त कर देते हैं। तो एक सवाल और बनता है कि भारत में 1208 में स्वतंत्र रूप से एक शक्ति का स्थापना होती है, एक वंश की स्थापना होती है जिसे हम ऐबक वंश के नाम से जानते हैं, गुलाम वंश या ऐबक वंश। ठीक है। लेकिन ये कौन थे, ये सब तुर्की थे। तो तुर्की समुदाय में स्वतंत्र तुर्की राष्ट्र की स्थापना कब होती है, 1208 में। गुलाम जब तक आप रहोगे, गुलाम जब तक आप रहोगे तब तक आप अपने आप को सुल्तान की उपाधि नहीं दे सकते। लेकिन 1208 में इसे गुलामीता से मुक्त कर दिया जाता है। लेकिन उसके बाद भी अपने आप को सुल्तान की उपाधि नहीं देता। हाँ,
अब हम बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? हम इल्तुतमिश की बात कर रहे हैं। अरे यार क्या हो रहा है बाबू जी? देखो, अब इल्तुतमिश गद्दी पर बैठता है, तो इल्तुतमिश का इतिहास जानिए, इल्तुतमिश कैसे आया। देखिए, 1197 में अटैक करते हैं अन्हिलवाड़ा के ऊपर, कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक, और यहां से खरीद लेते हैं किसे? इल्तुतमिश को। और इल्तुतमिश को खरीदने के बाद इल्तुतमिश को जब मोहम्मद गौरी देखता है, तो मोहम्मद गौरी इल्तुतमिश को देखकर बड़ा आश्चर्यचकित हो जाता है और खोखरों के खिलाफ अटैक करवा देता है। तो जब खोखरों के खिलाफ 1205-1206 में जो अटैक हुआ, उसमें इल्तुतमिश ने बड़ी अच्छी भूमिका निभाई। तो 1206 के आसपास मोहम्मद गौरी कहते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक से कि कुतुबुद्दीन, तूने इसे इल्तुतमिश को खरीदा जरूर है, लेकिन बेटा तू इसे दास्ता मुक्त कर दे, इसे गुलाम से हटा दे। तो 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक किसे? इल्तुतमिश को गुलामीता से मुक्त कर देता है, ठीक है, दास्ता मुक्त कर देता है। अब वो उसका गुलाम नहीं है, वो स्वतंत्र एक व्यक्ति है। अब उसी समय इल्तुतमिश को प्यार हो जाता है किससे? कुतुबुद्दीन ऐबक की लड़की से, ठीक है, मालिक की लड़की से प्रेम हो गया। आपने कितनी सारी पिक्चरें देखी हैं कि भाई देखो, अभी एक नहीं, पिक्चरों के साथ में अभी पिछले साल एक न्यूज भी आई थी कि एक बहुत बड़ा मतलब डॉक्टर था, कौन था, उसकी पत्नी को उसके ड्राइवर से प्रेम हो जाता है। पत्नी को टाइम नहीं दीजिए, पत्नी को टाइम चाहिए, नहीं दोगे, जो उसको टाइम देगा वो उसकी हो जाएगी। ड्राइवर ने और वो उसकी पत्नी ने मिलकर वो डॉक्टर को ही काट के एसिड वेसिड में डाल दिया था। ऐसा इधर भी होता है। इल्तुतमिश को प्रेम हो जाता है, इसकी बेटी से शादी हो जाती, तो इल्तुतमिश दामाद बन जाता है मोहम्मद गौरी का। मैं क्या बोल रहा हूं? हाँ, इल्तुतमिश दामाद बन जाता है किसका? कुतुबुद्दीन ऐबक का। अब कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद बन गया है कौन? इल्तुतमिश। अब लाहौर की जनता सुनिए, लाहौर की जनता क्या करती है? किसको बुलाती है? इल्तुतमिश को, और गद्दी पर बिठा लेती है। तो भैया गद्दी पर से कैसे हटा दिया जाएगा? आराम शाह को। आराम शाह को बुलाते हैं इल्तुतमिश, और इधर आओ आराम शाह, तुम्हारे अब्बू जो हैं उनको हमने बहुत सहायता की है, भाग यहां से, निकल जा। आराम शाह की बड़ी बेइज्जती हो जाती है। आराम शाह अटैक करता है किसके ऊपर? इल्तुतमिश के ऊपर। और ये अटैक होने के साथ इसे हम जड़ का युद्ध कहते हैं। कौन सा युद्ध कहते हैं? ज्यादा डीप तो नहीं हो रहा हो तो बता देना, इसे हम कौन सा युद्ध कहते हैं? जड़ का युद्ध। अच्छा, जड़ नाम की जो जगह है वो कहां पर पड़ती है? दिल्ली, ठीक है। तो 1210 में जड़ नाम की जगह पर, जो दिल्ली के पास में है, यहां पर युद्ध होता है। और युद्ध होता है तो इल्तुतमिश आराम शाह को हरा देते हैं। अब हरा देते हैं और खल्लास करा देते हैं कि दुश्मनों को छोड़ना नहीं चाहिए। तो यहां पर गद्दी पर बैठ जाते हैं अब पूरी तरीके से कौन? इल्तुतमिश। अब इल्तुतमिश भी तुर्क समाज का था, तुर्की जाति का था, लेकिन ये कौन सा तुर्की था? तो ध्यान रखिएगा, ये इलबरी तुर्क था। कौन सा तुर्क था बेटा? इलबरी तुर्क। कौन? इल्तुतमिश। गद्दी पर कब बैठा जल्दी बताएं? 1210। कब बैठा? 1210। और कब तक बैठता है? 1236 तक। कब तक बैठता है? 1200। अब हम चलेंगे कि इल्तुतमिश का साम्राज्य कैसा था। बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है तो मैं एक ही बात बोलता हूं, रेलवे लाइन पर जाओ तो जाके सो जाओ, लेकिन तुम्हारी किस्मत इतनी खराब है कि जिस पटरी पर तुम सोओगे, ट्रेन तुम्हारे बगल वाली पटरी से निकल जाएगी, आएगी नहीं, रुक जाएगी वहीं आके। इतना अच्छे से समझाने के बाद मेरे ख्याल से सबको समझ में आ रहा होगा। नहीं आ रहा? ओए ओ गरीबों के जेकी शराब, इधर देख। क्या पढ़ना है मेरे बच्चे? इल्तुतमिश, ठीक है बेटा। पेन दिख नहीं रहा बेटा, मन की आंखों से देख लेता रे। हाँ, यही अगर कुछ बाबू बाबू बोलते ना तो सब कुछ दिखाई देता। ये दिख रहा है? हाँ, नहीं ये भी नहीं दिखेगा। नहीं कोई बात नहीं, ले तेरे बाबू का फेवरेट कलर रख देते हैं आज। ले, अब दिख रहा है बाबू का कलर? इल्तुतमिश। सुनिए, इल्तुतमिश गद्दी पर बैठ गया। अरे हाँ के नहीं? अब इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा तो ये कौन सा तुर्क था? इलबरी तुर्क था। ध्यान रखिए, वो कौन सा था? ऐबक तुर्क। कुतुबुद्दीन ऐबक ऐबक तुर्क था, ये इलबरी तुर्क है। लेकिन वंश का नाम तो गुलाम वंश ही पड़ गया, क्योंकि गुलाम ने इसकी स्थापना की थी, है ना।
तो यहां पर देखिए कि इल्तुतमिश जब गद्दी पर बैठता है तो बहुत सारी समस्याएं आती है इसके ऊपर। क्या आती है बेटा? बहुत सारी समस्याएं आती है। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक जब मरता है तो उसके जो सूबेदार होते हैं, ठीक है भावना जी, उसके जो सूबेदार होते हैं वो एक योजना बनाते हैं और इल्तुतमिश को हटा के खुद गद्दी पर बैठने का प्रयास करते हैं, उतबी नाम के बहुत सारे। तो इस समय पर इल्तुतमिश के पास बड़ी चुनौती होती है कि षड्यंत्रों से कैसे निपटा जाए। तो वो 40 सरदारों का अच्छा बेहतरीन एक समूह बनाते हैं, मजबूत और शक्तिशाली सरदारों का। इसका नाम रखते हैं ग्रुप का तुर्कान ए चहलगामी। तुर्कान ए चहलगामी। ये 40 सरदारों का एक समूह रहा। कितने सरदारों का? 40 सरदारों का एक समूह रहा। जहां भी विद्रोह होता तो ये 40 सरदार काट पीट देते वहां जाके। तो ये समूह को जब इन्होंने बनाया तो बहुत खतरनाक लेवल पर उनका वर्चस्व स्थापित हुआ और लोग अटैक करने से डरने लगे और षड्यंत्र करने से भी लोग डरने लगे। अब कहानी क्या हुई? कहानी बहुत जबरदस्त होंगी। अभी ध्यान रखिए, बाबू का कलर है सामने। कौन सा कलर है बेटा? बाबू की कसम है तुम्हें। ये तुम्हारा कौन है मेरे बच्चे? पाकिस्तान। और ये कौन है? अफगानिस्तान। सबसे बड़ा डर ये है, हरा रंग डाला मार डाला। देखिए, सबसे बड़ा डर ये है कि अभी राजधानी तो लाहौर है, लेकिन लाहौर राजधानी है तो यालदोज उस समय पर बहुत बड़ा साम्राज्य बना चुका होता है अफगानिस्तान में। तो अब यालदोज कभी भी अटैक कर सकता है। तो यहां से बचने के लिए क्या किया जाए? इस राजधानी को यहां से उठाकर कहां ले जाया जाए? दिल्ली। ठीक है बेटा? तो अब मेरे बच्चे मेरी बात सुनो। लाहौर से राजधानी दिल्ली स्थापित करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? क्या नाम था? भारत की राजधानी लाहौर किसने बनाई? कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन दिल्ली किसने बनाई? अब भैया, यालदोज का दमन करने के लिए इल्तुतमिश क्या करते हैं? इल्तुतमिश अटैक करते हैं किसके ऊपर? यालदोज के ऊपर। और इसको पूरी तरीके से हरा देते हैं, नष्ट कर देते हैं। और गजनी जो राजधानी रही उसको क्या कर लेते हैं? कब्जे में ले लेते हैं। ठीक। उसके बाद यहां गुजरात वाले रीजन में एक व्यक्ति था जिसका नाम था कोबाचा। तो इसका अधिकार यहां सिंध प्रांत पे भी था। इसका अधिकार यहां सिंध प्रांत पे भी था, गुजरात वाला क्षेत्र भी था। तो सिंध भी छुड़ा लेता है और गुजरात भी छुड़ा लेता है। अब कोबाचा के सामने एक शर्त रखी जाती है। क्या शर्त रखी जाती है कोबाचा के सामने? कि तुम पूरी तरह से हमारे सामने आत्मसमर्पण कर दो बिना किसी शर्त के। हम किसी शर्त को नहीं मानेंगे। कोबाचा को इस बात से गहरा आघात पहुंचता है और वो सिंधु नदी के पास जाता है और क्या कर लेता है? आत्महत्या। इस प्रकार यालदोज एवं किसका खात्मा कर देते हैं? कोबाचा का। इल्तुतमिश। हाँ कि नहीं? मतलब दमदार शासक है बेटा। कैसा शासक है? इसके बाद ग्वालियर पर अटैक करता है, उज्जैन पर अटैक करता है, मंदसौर पर अटैक करता है। कहां कहां अटैक करता है? ग्वालियर, उज्जैन और मंदसौर। ये तीनों ही प्रांत कहां पर है? मध्य प्रदेश में। और इनको भी अटैक करके इनको जीत लेता है मध्य प्रदेश में। ठीक है? यहां पर ग्वालियर, यहां मंदसौर और यहां पर उज्जैन जीत लेता है। अब क्या करेंगे भैया? हाँ, देखो फिर से बता देते हैं। यहां पर देखिए, ये मंदसौर और नीचे कौन है? उज्जैन। ठीक है? अब यहां पर ग्वालियर, उज्जैन और मंदसौर को जीत लिया। अब इसकी नजर पड़ती है कहां पर? बंगाल पर। अच्छा, अब हमारी बात सुनो। जब भारत पर इल्तुतमिश से पहले कुतुबुद्दीन ऐबक का शासन था, कौन है ये बेवकूफ? क्या नाम है इसका? नहीं, आज आया है। बंगाल। सुनिए बेटा, जिस समय पर कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ होती है, कुतुबुद्दीन ऐबक की जब मृत्यु होती है, तो उस समय यहां का एक सूबेदार होता है बंगाल क्षेत्र का, जिसका नाम बताओ क्या होता है? अली मर्दान। क्या होता है? अली मर्दान बोलता है कि मैं जिसके अधीन था, कुतुबुद्दीन ऐबक के अधीन, उसकी डेथ हो गई है। अब मैं बंगाल का स्वतंत्र सुल्तान हूं, शासक हूं। अपने आप को एक उपाधि देता है अलाउद्दीन। काय की उपाधि देता है?
और बोलता है भैया कि देखो अब यहाँ का जो राजा हूं वो मैं हूं बंगाल का। लेकिन ये अली मर्दान गद्दी पर बैठता है, बैठा रहता है और इस समय इल्तुतमिश व्यस्त रहता है दूसरे युद्धों में। इसकी अली मर्दान की जब मृत्यु हो जाती है तो इसका बेटा गद्दी पर बैठता है जिसका नाम होता है हिसामुद्दीन। क्या नाम होता है? हिसामुद्दीन। अब हिसामुद्दीन जिस समय गद्दी पर बैठता है तो बड़ा आतंक मचाता है बंगाल क्षेत्र में। तो इल्तुतमिश का लड़का, क्या नाम था इल्तुतमिश के लड़के का? इल्तुतमिश का लड़का सुनिए, जब अरे यहां पर हमारी बात सुनो। एक काम करो, कभी कभी है ना तुम्हारा ऐसा अंदर में मन होता होगा कि भाई हम ही पढ़ा देते हैं। कोई बहराम सा बोलता है, कोई कुछ बोलता है, ठीक है। यहां पर जब इल्तुतमिश की लड़ाई होती है तो इल्तुतमिश को मार के, इल्तुतमिश मारने के लिए अपने लड़के को भेजता है। किसको भेजता है? लड़के को। और इसका जो लड़का होता है उसका नाम क्या रहता है? नासिरुद्दीन महमूद। क्या नाम रहता है? नासिरुद्दीन महमूद जब गद्दी पर बैठता है तो गद्दी पर बैठने के बाद मतलब नासिरुद्दीन महमूद जब लड़ाई करने के लिए जाता है बंगाल पर तो गद्दी पर बैठ जाता है और हिसामुद्दीन को मार देता है। हिसामुद्दीन कौन? अली मर्दान का बेटा। अली मर्दान का बेटा हिसामुद्दीन। हिसामुद्दीन को मार देता है कौन? नासिरुद्दीन। नासिरुद्दीन कौन? इल्तुतमिश का बेटा। ठीक है, चलिए यहां देखो, हिसामुद्दीन को मार डालता है और गद्दी पर बैठ जाता है कौन? और नासिरुद्दीन कौन रहा? वेरी गुड। अब गद्दी पर बैठ गया नासिरुद्दीन। नासिरुद्दीन की हत्या कर देता है इख्तियारुद्दीन बलखा। अब इख्तियारुद्दीन बलखा कौन है? उसी क्षेत्र का एक व्यक्ति है। क्या नाम है इसका? इख्तियारुद्दीन बलखा। ठीक है बेटा, इख्तियारुद्दीन बलखा। ये मार देता है नासिरुद्दीन को। जब नासिरुद्दीन की डेथ होती है तो इल्तुतमिश को जब पता चलता है तो इल्तुतमिश आग बबूला हो जाता है, बोलता है मेरे बेटे की हत्या कर दी। आग बबूला हो जाता है और आग बबूला होने के बाद अटैक करता है इख्तियारुद्दीन बलखा के ऊपर और इसको खत्म कर देता है और बंगाल को भी जीत लेता है। कौन? हाँ या ना? अब ये इस प्रकार इसने बंगाल को जीता। ठीक है बेटा, अब एक कहानी और सुनिए। यहां पर आप एक साम्राज्य देखेंगे, ईरान। क्या देखेंगे? ईरान। उस समय ईरान का एक साम्राज्य रहा जिसका नाम था ख्वारिज्म। मैंने पढ़ाया था ना मोहम्मद गौरी के समय। तो ख्वारिज्म साम्राज्य जो बहुत बड़ा साम्राज्य था, इसके एक राजकुमार थे जिनका नाम था मंगवर्णी। क्या नाम था? मंगवर्णी। तो मंगवर्णी के ऊपर मंगवर्णी की लड़ाई हो जाती है चंगेज खान से। कौन से? चंगेज। अब चंगेज खान के बारे में सुन लीजिए। चंगेज खान इतना खतरनाक मंगोल आक्रमणकारी था। अब मंगोल कहाँ है? देखिए भाई, ये है चीन। कौन है बेटा? चीन। भारत के ऊपरी पूर्वी हिस्से पर, उत्तरी पूर्वी हिस्से पर चाइना, और चाइना के जस्ट ऊपर बसा है मंगोलिया, और इन सबके ऊपर कौन बसा है? रूस। ठीक है, अगर यहां देखना हो मैप में तो यहां मैप में दिखा देता हूं आपको, ये देखिए। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये भारत है, ये चाइना है, इसके ऊपर कौन है? मंगोलिया, और मंगोलिया के ऊपर कौन है? रूस। तो इस क्षेत्र से, कौन से क्षेत्र से? इस क्षेत्र से चंगेज खान आता है। और कहां पर आता है? ईरान। कहां आता है? ईरान। ठीक है, मेरे ख्याल से पेन का रंग नहीं दिख रहा होगा आपको। कहां पर आता है बेटा? ईरान। अटैक करता है। तो जब अटैक होता है चंगेज खान का, तो चंगेज खान के बारे में सुन लीजिए। सबसे खतरनाक अगर कोई इतिहास में आक्रमणकारी है तो वो चंगेज खान। आगे पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल में, पूरा A to Z, इसकी उत्पत्ति कहां से हुई, कैसे इसका शासन चला, सारी चीजें पढ़ेंगे आगे। अभी मैं क्या पढ़ा रहा हूं? इल्तुतमिश ही पढ़। चंगेज खान बहुत बड़ा आक्रमणकारी था, इतना खतरनाक, इतना घातक था कि कहते हैं कि इसके सामने जो भी आता था वो माफी का तो नाम ही नहीं, बिना किसी कसूर के उसको कटवा देता था। जहां से भी निकलता था लाशों का ढेर लगा देता था। बहुत खतरनाक था। महिलाओं को अंग अंग काट के फेंक देता था दुष्कर्म करने के बाद। बहुत ज्यादा दुष्कर्म किया इसने, पूरे विश्व में इसका डंका बजा है। हर देश के लोग इससे डरते थे। तो इतना खतरनाक आक्रमणकारी मंगोलिया का इल्तुतमिश के पास खबर पहुंचाता है, दिल्ली में जो बैठा
कि भाई ये मंगवर्णी नाम का एक व्यक्ति है यहाँ का राजकुमार, इसके ऊपर मैं अटैक करने वाला हूं, तो इसको अगर तुमने शरण दी तो मैं तुम्हारे ऊपर अटैक कर दूंगा। अब इल्तुतमिश उस समय नया नया राजा बना है और इतना ज्यादा पावरफुल भी नहीं है। इल्तुतमिश मंगवर्णी को शरण देने से सीधा सीधा कर देता है मना कि भाई मैं तुझे शरण नहीं दे पाऊंगा, नहीं तेरे पता लगे, समझ रहे हो कि नहीं, मेरे को क्या बोलते अपने पैर से, अपने हाथ से अपने पैर को काट लेना। भाई फिर भी ये मंगवर्णी भाग के और कहा घुस जाता है भारत में। और हाँ वही तो, हम तो डूबे सनम तुम्हें भी ले डूबेंगे, सिंध वाले क्षेत्र में आकर रुक जाता है। ठीक है, मंगवर्णी सिंध वाले प्रांत पर अटैक करता है, भयंकर तहस नहस करता है, काट डालता है, कई महिलाओं के साथ दुष्कर्म करता है, पूरी प्रजा को तहस नहस करके भयंकर मात्रा में लूटपाट करके पूरा सोना चांदी आभूषण लेकर मंगवर्णी के बाल पकड़ के मंगवर्णी को उठा के वापस ले जाता है कहा, मंगोलिया। और इस प्रकार इल्तुतमिश के समय पर ही ख्वारिज्म साम्राज्य का पूरी तरह से क्या हो जाता है, अंत होता है। बात समझ में आ रही है? ये किसकी बात चल रही है, कौन से राजा को पढ़ रहे हैं हम, इल्तुतमिश। किसकी चल रही है बात, अब इल्तुतमिश। अब अगली बात सुनिए, इल्तुतमिश ने अपने साम्राज्य में बहुत सारे बदलाव किए। क्या क्या बदलाव करिए सुनिए। क्या इस इल्तुतमिश ने बेटा तुर्कान ए चहलगामी की स्थापना करी? इल्तुतमिश ने तुर्कान ए चहलगामी की स्थापना करी। क्या था तुर्कान ए चहलगामी? 40 सरदारों का समूह, तुर्कान ए चहलगामी है ना। उसके बाद बताइए, क्या इसने राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थापित करी? लाहौर से क्या स्थापित करी राजधानी? हाँ, तुर्कान ए चहलगामी की स्थापना किसने की? हाँ कि नहीं? सिक्कों पर टकसाल लिखवाया। टकसाल क्या होता है? टकसाल का मतलब होता है कि सिक्के कहां से छप रहे हैं, जहां सिक्के बनाए जाते हैं उस जगह को क्या बोलते हैं, हाँ कि नहीं? और सिक्कों पर क्या बनवाया? टकसाल। अब इसने एक काम और करवाया, ध्यान रखिएगा, इसने अपने महल के बाहर संगमरमर के 2 शेर बनवाए। संगमरमर, ठीक है, स्पेलिंग गलत कर देता हूं मैं। संगमरमर के क्या बनवाए? शेर। कितने शेर बनवाए? 2। और इन दोनों शेर के गले में एक क्या बांध दी? घंटी। और इसने कहा कि कोई भी व्यक्ति लाल कपड़े पहनकर, लाल वस्त्र पहनकर इस घंटी को बजा देगा तो मैं महल से बाहर आकर देखूंगा और पूछूंगा उससे कि क्या तकलीफ है, फिर उसे न्याय मैं खुद दूंगा। अगर मेरी न्याय व्यवस्था पूरी तरह से काम नहीं करती है, कोई व्यक्ति परेशान है, तो लाल कपड़े पहनकर इनके गले की घंटी बजा दो। ठीक है, तो यही आगे चल के इसी घंटी को रजिया सुल्तान बजाएगी, जैसे इतिहास में लाल क्रांति कहते हैं। उसके बाद भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका बन जाती है। ठीक है, रजिया सुल्तान। ठीक है, तो वो अपन आगे पढ़ेंगे, अभी इतना ज्यादा आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। समझ में आई इतनी बात? अब एक बात और सुनिए कि भारत के, ये जो आपका भारत है बेटा, ठीक है, ये जो आपका भारत है, क्या कर देता हूं मैं भी, ठीक है, ये जो भारत है, भारत के इस क्षेत्र पर मोहम्मद गौरी ने कौन सी प्रथा लागू की थी? एकता प्रथा। या कौन सी प्रणाली? एकता प्रणाली। अब एकता प्रणाली क्या होती है इसे समझिए। एकता प्रणाली ये होती है कि राजा अपने सिपाहियों को नगद वेतन नहीं देंगे, पैसा नहीं देंगे, जमीन के छोटे छोटे टुकड़े दे देंगे। और जैसे मान लीजिए अगर इस हिस्से का कोई सिपाही है या सिपाही नहीं भी है तो क्या करेंगे, मान लीजिए मैं सिपाही नहीं हूं लेकिन फिर भी मुझे इस गांव का इक्तादार बना दिया। क्या बना दिया? मुझे इस गांव का इक्तादार बना दिया, इक्तादार। अब मैं क्या करूंगा, इस पूरे गांव से टैक्स कलेक्शन करूंगा, कर वसूलूंगा कि भाई तुम्हारी उपज कितनी हुई। बोले मेरे घर 2 बोरा गेहूं हुए, तो 2 बोरे गेहूं में से आधा बोरा गेहूं हमें दे दो। अब ये मैं टैक्स वसूल करूंगा और टैक्स वसूल करके कुछ हिस्सा अपने पास रखूंगा और कुछ हिस्सा कहां भेज दूंगा? सुल्तान के पास। हाँ कि नहीं? तो मेरा भी फायदा होगा, सुल्तान का भी फायदा होगा। इस व्यवस्था कहा गया एकता। भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र पर एकता व्यवस्था को लॉन्च किया था मोहम्मद गौरी ने। ठीक है, लेकिन एकता व्यवस्था को संपूर्ण भारत में करने वाले, लागू करने वाले व्यक्ति का नाम था इल्तुतमिश। तो भारत में एकता प्रणाली किसने चलाई? इल्तुतमिश ने। लेकिन एकता प्रणाली के जनक कौन है कहे तो मोहम्मद। अब एकता व्यवस्था क्या थी? तो भू राजस्व कर को टैक्स वसूल करने की एक क्या थी? प्रणाली थी। क्या थी? टैक्स वसूल करने की एक। अब देखिए बलबन आगे चल के इसी एकता प्रणाली में बलबन क्या करेगा, जो इक्तादार रहेंगे
यहां पर एक ख्वाजा नाम का पद की स्थापना करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि जो इक्तदार रहेंगे वो इक्तदार क्या करेंगे, ज्यादा मात्रा में टैक्स वसूल करेंगे, सम्राट के पास, सुल्तान के पास कम पहुंचाएंगे, तो ये बड़े आदमी बन जाएंगे। तो इनके ऊपर नजर रखने के लिए ख्वाजा नाम के व्यक्ति की नियुक्ति करता है, जो इक्तदारों के ऊपर कंट्रोल करेगा कि भाई कितना टैक्स वसूल रहे हो, तुम कितना रख रहे हो, दे कितना रहे हो। आगे चल के अगर हम बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी, कौन बेटा? अलाउद्दीन खिलजी क्या करेगा, ये इक्तदार के पद को क्या करेगा, थोड़ा सा चेंज करेगा इसमें, मतलब जो वंशानुगत है इसे हटा के मतलब खुद नियुक्त करेगा कि मैं चाहूंगा वो उस व्यक्ति को बनाएंगे, बाप का बेटा, बेटे का बेटा, बेटे का बेटा नहीं चलेगा। लेकिन यहीं पर फिरोज शाह तुगलक एक गलती कर देते हैं। कौन? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक क्या कर देते हैं, इक्तदार जो प्रणाली है, इक्ता व्यवस्था, इसे वंशानुगत बना देते हैं कि बाप, बाप के बाद उसका बेटा, उसके बाद उसका बेटा, उसके बाद, तो इक्तदार बनते चले जाएंगे। तो ऐसे में जो साम्राज्य है उसका बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा। आगे चल के जब अकबर आता है तो अकबर इस प्रणाली को बदल देता है। किस प्रणाली में? मनसबदार प्रथा, मनसबदार प्रणाली। कौन सी प्रणाली? मनसबदार। ठीक है, अंग्रेजों के समय यही आप पढ़ोगे, इसी इक्ता व्यवस्था का परिवर्तित रूप रैयतवाड़ी, रैयतवाड़ी और महलवाड़ी व्यवस्था के नाम से। समझ गए? तो ये तो क्या थी बेटा? इक्ता। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छा। अब यहां पर एक बात और सुने, यहां पर एक बात और सुने। इल्तुतमिश ने इक्ता व्यवस्था के बाद कुछ और काम किए। इसके लड़के का नाम क्या था? नासिरुद्दीन, नासिरुद्दीन महमूद। नासिरुद्दीन महमूद का मकबरा बनवाया था इसने। किसका मकबरा बनवाया था? अच्छा, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु लाहौर में हुई थी, ध्यान रखना, तो उसका मकबरा भी कहां होगा? लाहौर में। ठीक है, अब वेरी गुड। अब इसके लड़के का मकबरा कहां बनवाया? दिल्ली में। कहां बनवाया बेटा? दिल्ली में। अच्छा, इसने अपना खुद का मकबरा भी बनवाया था, इल्तुतमिश ने। कहां बनवाया था? तो इसका मकबरा भी कहां बनवाया? दिल्ली में ही बनवाया। कहां पर बनवाया? दिल्ली में ही बनवाया। ठीक है, 1236 में इसकी डेथ होती है, हो जाती है उम्र इसकी, कितना जिएगा आदमी। ठीक है, अब इसके बाद और ये क्या करता है, तो ये राजस्थान में एक अतारकन का दरवाजा बनवाता है। कौन सा? अतारकन का दरवाजा। और बदायूं नाम की जगह कहां पर है बेटा? यूपी। यूपी में जामा मस्जिद का निर्माण करता है। तो यूपी में जामा मस्जिद है कि नहीं? अरे हाँ कि नहीं? अतारकन का दरवाजा किसने बनवाया? क्या इसने कुतुब मीनार का निर्माण भी पूरा करवाया? अरे हाँ कि नहीं? चलिए, इसके समय पर एक विद्वान भारत में आए थे। इस विद्वान का नाम क्या था? मिनहाज उस सिराज। मिनहाज उस सिराज। इनकी पुस्तक कौन सी थी? इनकी पुस्तक थी तबकात, तबकात ए नासिरी। इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक को कौन सी संज्ञा दी है? हातिम ताई की। कौन सी संज्ञा दी है? ठीक है, अब मेरी बात सुनो। 1236 में इसकी क्या हो जाती है? डेथ। 1236 में ये क्या हो जाता है? मर जाता है। ज्यादा डीप तो नहीं हो रहा ना? मैं आपकी मेंटेलिटी को ध्यान में रख के और क्वेश्चन के लेवल को ध्यान में रख के आपको पढ़ा रहा हूं। ठीक है, ज्यादा अगर हो जाए तो बता देना, अपन यूपीएससी लेवल में भी जा सकते हैं। ठीक है, अब 1236, सुनिए बात बाबू, बात नहीं। 1236 में जब इसकी डेथ होती है तो इसके मरने के बाद में इसकी तो 10-11 संतानें थी, 11-12 लड़के थे इसके, इल्तुतमिश के। अब वो 11-12 लड़के आपस में सोचते हैं कि भैया मैं बन जाऊं, मैं बन जाऊं, मैं बन जाऊं। तो इनमें सबसे समझदार एक पत्नी होती है। इनकी पत्नियां भी बहुत थी इल्तुतमिश की। इनकी पत्नियों में एक पत्नी थी जिसका नाम था शाह तुर्कान। क्या नाम था? शाह तुर्कान चाल चलती है। और शाह तुर्कान क्या करती है इस समय पर? सुनिए, आपको एक 2-3 बातें बताऊंगा मैं। उलेमा नाम का एक समुदाय होता है। जैसे हिंदू धर्म में आप लोग अपने ब्राह्मणों को कितना मानते हो कि भैया ये पंडित जी हैं, इनके चरण छुओ, उसी इनके यहां पर होते थे उलेमा। ठीक है, दूसरा शब्द आप सुनोगे बेटा, अमीर। अमीर कौन हुए? अमीर एक बहुत बड़ा समुदाय था। जैसे आज की डेट में आप अंबानी, अडानी, इन लोगों को ले लीजिए, तो ये जो चाहेंगे वो कर सकते हैं भाई। सरकार को भी इनकी सुनना पड़ता है, नहीं सुनेगी तो दिक्कत हो सकती है भाई। आधा देश चला रहे हैं, सही भी बात है, कितने लोगों को रोजगार दिया इन लोगों ने।
तो उसी समय, उस समय शुरू से भारत में ये प्रथा चली आ रही थी, उस समय भी अमीर लोग थे जिनकी सुल्तान को सुनना पड़ेगा। ठीक है, तो अमीरों को अपनी तरफ कर लिया किसने? शाह तुर्कान ने। ठीक है, अमीरों को अपनी तरफ कर लिया और अपने बेटे को, जिसका नाम क्या था? रुकनुद्दीन फिरोज। क्या नाम था इसके बेटे का? रुकनुद्दीन फिरोज। इस रुकनुद्दीन फिरोज नाम के अपने बेटे को गद्दी पर बैठा दिया। लेकिन ये रुकनुद्दीन फिरोज भयंकर भोग विलासी प्रवृत्ति का था। दिन भर महिलाओं के साथ, नचनियों के साथ रहना, शराब पीना और नृत्यांगनाओं का डांस देखना, दासियों के साथ रहना, अपने कमरे से बाहर नहीं, बहुत ही ज्यादा भोग विलासी प्रवृत्ति। रुकनुद्दीन फिरोज तो जिस बिठा दिया इसको, लेकिन गद्दी पर पीछे से शासन कौन चला रही है? शाह तुर्कान। शाह तुर्कान। अब यहां पर शाह तुर्कान ने बहुत सारे काम किए, बहुत सारे अमीरों को उठवा के जो विरोध कर रहे थे उनको कटवा दिया, किसी को जेल में डाल दिया, तो आताताई मचा रही थी। यहीं पर उस समय पर इल्तुतमिश नाम का जो राजा, जो सुल्तान, जो जिसकी अभी डेथ हो गई 1236 में, वो सबसे ज्यादा अगर किसी से प्यार करता था तो उसकी लड़की थी जिसका नाम था रजिया सुल्तान। क्या नाम था? सुल्तान नहीं कह सकते, रजिया ही कह दो, क्योंकि अभी वो सुल्तान नहीं बनी है। सुल्तान बनेगी जब सुल्तान लिखेंगे। तो रजिया बचपन से ही बहुत समझदार, इसको घुड़सवारी, तलवारबाजी, तीरंदाजी, हर प्रकार से परिपूर्ण, सारे इसमें जो राजा में जो गुण होना चाहिए वो सभी, तो इसके सभी भाइयों से श्रेष्ठ थी रजिया सुल्तान। और इल्तुतमिश रजिया सुल्तान से बहुत ज्यादा प्यार करता था, रजिया से बहुत प्यार करता था इल्तुतमिश। ठीक है, और अपने जो साम्राज्य के जो राजकार्य होते हैं, बड़े बड़े कामों में भी रजिया सुल्तान उसकी मदद करती थी और वो सलाह भी लेता था। और रजिया सुल्तान को उसने मेरे बाद ये शासिका बनेगी ऐसा भी बोल दिया था। ठीक है, लेकिन भाई अब कोई महिला कैसे शासन कर सकती है, ये बात अमीरों को अच्छी नहीं लगी, तो उन्होंने रुकनुद्दीन फिरोज को गद्दी पर बैठा दिया, भले शासन पीछे से कौन चला ले? शाह तुर्कान, उसकी मां। तो रजिया सुल्तान ने वहां की जनता, एक दिन क्या हुआ कि शाह तुर्कान और रुकनुद्दीन फिरोज राज्य के काम से कहीं बाहर गए हुए थे। उसी समय रजिया सुल्तान ने लाल कपड़े पहने और उसके पिता ने जो संगमरमर के जो दो शेर बनवाए थे उनकी घंटी जाकर बजा दी और पूरी प्रजा को इकट्ठा कर लिया। जब पूरी प्रजा इकट्ठी हो गई तो रजिया सुल्तान ने क्या किया, उस पूरी प्रजा के सामने ये कहा कि मैं क्यों नहीं बैठ सकती, जबकि मैं ज्यादा काबिल हूं, बैठी तो वहां भी एक महिला ही है, शासन तो वही कर रही है, तो फिर मैं क्यों नहीं बैठ सकती और क्या कमी है मुझ में? तो इसकी बात सुनकर प्रजा ने रजिया सुल्तान को गद्दी पर बिठा लिया और चालाकी से रजिया सुल्तान में वहीं पर रुकनुद्दीन फिरोज और शाह तुर्कान की हत्या करवा दी। ठीक, अब गद्दी पर कौन बैठ गई है? रजिया। लेकिन रजिया सुल्तान का एक ही भाई नहीं है, बहुत सारे भाई हैं। ठीक है, अब रजिया सुल्तान गद्दी पर बैठी, तो रजिया सुल्तान जब गद्दी पर बैठ जाती है तो यहां पर एक कहानी ये होती है कि रजिया सुल्तान अपने आप को राजा की तरह बनाने का प्रयास करती है कि मैं महिला नहीं हूं, मैं एक मेल हूं, मतलब मेल के जैसा अपने आप को पावरफुल बनाती है। तो उस समय पर महिलाएं पर्दे में रहती थी, समय छुपी हुई रहती थी, इतना ज्यादा उनका सम्मान नहीं होता था महिलाओं का, एकदम बहुत बुरी स्थिति थी महिलाओं की। तो रजिया सुल्तान पर्दा अर्दा सब छोड़ के काबा और कुलाहा पहन के दरबार में प्रवेश करती थी। काबा और कुलाहा, ठीक है, मतलब टोपी, कुलाहा मतलब टोपी। कितना समय हो गया? बस थोड़ी देर और। अब काबा का मतलब क्या? काबा का मतलब कोट, एक कोट रहता है ऊपर से लेकर नीचे तक का, बढ़िया कोट और ब्लैक कलर की टोपी। ये बात दिल्ली के अमीरों को पसंद नहीं आई कि देखो खुला मुंह करके आ रही है, कितनी बेकार है, ऐसा और वैसा। तो दिल्ली के अमीर जो थे वो रजिया सुल्तान से क्या हो गए? नाखुश हो गए। अरे कौन हो गए बेटा? नाखुश हो गए। तो रजिया सुल्तान अब क्या करे? तो रजिया सुल्तान ने अपने आप को और मजबूत बनाने के लिए बढ़िया व्यवस्था करी। बढ़िया व्यवस्था में एक व्यक्ति पर उसकी नजर पड़ी जिसका नाम क्या था? जलालुद्दीन याकूत। जलालुद्दीन याकूत। अब ये बहुत समझदार, बड़ा सुंदर, बड़ा ताकतवर, बहुत बुद्धिमान और सम्राट बनने की योग्यता रखने वाला एक व्यक्ति था। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि यह तुर्की नहीं था, ये तुर्की नहीं था, ये तुर्की नहीं था। तो रजिया सुल्तान ने जलालुद्दीन याकूत को जब देखा तो उसे सेना में दाखिल किया और इसे एक महत्वपूर्ण पद पर बिठा दिया, जिस पद का नाम था अमीर ए आखूर। अमीर ए आखूर थोड़ी देर पहले मैंने पढ़ा चुका हूं, अस्तबल प्रधान,
ये एक बहुत महत्वपूर्ण पद होता है। तो जैसे ही ये गैर तुर्की को गद्दी पर बैठा अमीरों ने देखा तो अमीर लोग और जल भुन गए कि देखो ये रजिया सुल्तान को पागल हो गई है क्या ये। अब रजिया सुल्तान और जलालुद्दीन याकूत, मेरे पास जो जानकारी है वो जो सोशल मीडिया है इसके द्वारा जुटाई गई है और बाकी अन्य टीचरों और कुछ पुस्तकों से मुझे ये जानकारी मिली। और मेरी किसी भी प्रकार की वाणी से किसी की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाना उद्देश्य नहीं है। मैं आपको बेहतर तरीके से आप समझ सको इसलिए थोड़ा सा अच्छे तरह से समझाने का प्रयास करता हूं। ठीक है, तो यहां पर कहानी क्या हुई कि अमीर ए आखूर नाम का पद जब जलालुद्दीन याकूत को दिया तो इसने बहुत ईमानदारी से इस पद को रजिया सुल्तान को बहुत सारे राजनीतिक कार्यों में मदद की। तो इन दोनों के बीच में कहा जाता है कि नजदीकियां बढ़ने लगी। किस किस के बीच में? याकूत और रजिया। ठीक है, एक गाना भी बना है इसके ऊपर। कौन सा गाना सुना होगा? तो यहां पर सुनिए, अब देखिए याकूत और इनके बीच में नजदीकियां बढ़ने लगी। तो कहा जाता है कि इन रजिया ने इसको याकूत को अपना बॉडीगार्ड ही रख लिया कि भाई देखो खतरा रहता है। तो याकूत और रजिया एक दूसरे से प्रेम करने लगे और याकूत बड़े अच्छे तरीके से रजिया को व्यवस्थित तौर पर पूरा प्रोटेक्शन दे रहा है कि कोई भी किसी प्रकार का विद्रोह ना करे। विद्रोह करे भी दे तो रजिया को पूरी सिक्योरिटी देने का काम याकूत कर रहा है। ये बात अमीरों को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है। तो अमीरों ने क्या किया? अमीर लोगों का बड़ा योगदान रहा है दिल्ली की गद्दी पर। देखिए अमीरों ने, देखिए रजिया सुल्तान कहां पर बैठी है भारत में? दिल्ली। अब रजिया सुल्तान क्या करती है? सुनिए ध्यान से। भटिंडा नाम की जगह कहां पड़ती है? पंजाब। तो यहीं पर क्या है बेटा? पंजाब। ठीक है, पंजाब क्षेत्र पर, कौन से क्षेत्र पर? पंजाब क्षेत्र पर, थोड़े से और ऊपर ही लगा देती है। पंजाब क्षेत्र पर यहां का एक व्यक्ति होता है जिसका नाम क्या होता है? अल्तुनिया। क्या नाम होता है? अल्तुनिया नाम का व्यक्ति यहां होता है भटिंडा का सूबेदार पंजाब में। तो अमीर लोग कहते हैं अल्तुनिया से कि तू एक काम कर, भटिंडा में क्या कर दे? विद्रोह कर दे। क्या कर दे? अच्छा, अल्तुनिया ऐसा क्यों करेगा? अल्तुनिया का ऐसा करने का कारण यह है कि अल्तुनिया प्यार करता था रजिया से। ऐसा कहा, प्रेम करता, बहुत ज्यादा प्रेम करता है अल्तुनिया। रजिया से प्रेम करता है अल्तुनिया, लेकिन रजिया प्रेम करती है याकूत। अब इस विद्रोह को दबाने के लिए रजिया जाती है कहां पर? कहां जाती है बताएं? भटिंडा पहुंचती है। और भटिंडा जाती है किसके साथ? याकूत के साथ। अब याकूत और अल्तुनिया दोनों आमने सामने होते हैं। बीच में कौन होती है? रजिया। अब जब लड़ाई होती है तो अल्तुनिया याकूत को निपटा देता है। याकूत मर गया, रजिया को गहरा सदमा लग गया, बहुत तकलीफ हुई रजिया को। अल्तुनिया बोलता है कि हम प्यार करते हैं तुमसे, शादी करना चाहते हैं। रजिया को समझ में नहीं आता है क्या करूं, क्योंकि यार देखो याकूत मर गया है। रजिया को उठा के कहां डाल दिया जाता है? जेल में। रजिया से बोल देते हैं कि बाबू कहां चले जाओ? जेल। अब जैसे ही रजिया जेल जाती है तो दिल्ली की गद्दी पर वापस सुल्तान चेंज होकर बैठ जाता है। कौन? बहराम शाह। कौन बैठ जाता है? और कौन बिठा लेता है? दिल्ली के अमीर। और बहराम शाह कौन है? रजिया का ही भाई। लेकिन भाई पैसे का काम पैसा करता है, कोई भाई बहन नहीं। अब रजिया सुल्तान के पास एक विकल्प होता है, या तो वो अल्तुनिया से शादी कर ले या जिंदगी भर जेल में सड़े। और अल्तुनिया सीधा बोलता है कि हम प्यार करते हैं तुमसे, हमसे तुम्हें शादी करनी पड़ेगी। रजिया बोल देती ठीक है, आई लव यू टू। अल्तुनिया और रजिया कर लेते हैं शादी करके वापस जब वो दिल्ली की गद्दी पर आते हैं तो बीच में विद्रोह होता है और रजिया को और अल्तुनिया को खत्म कर दिया जाता है। और इस प्रकार 1240 में रजिया की क्या हो जाती है? डेथ। और इस समय स्वतंत्र रूप से दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठ जाता है? बहराम शाह। कौन बैठ जाता है? अब गद्दी पर कौन बैठ गया है भैया? इतनी कहानी अब तक के लिए काफी है। अगली क्लास में इस गुलाम वंश को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। तब तक के लिए जय हिंद। कहानी समझ में आई हो